हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व की ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। कभी कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ों के सिरों से कुछ लावा जैसा लाल लाल पिघला हुआ कुछ निकल रहा है, वही हमारे ज्वालामुखी होते हैं। तो ये हमारे सिलेबस के अनुसार और वैसे भी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी क्या होता है? जो हमारी भूगर्भिक शक्तियाँ होती है, जमीन के अंदर की जो शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किया गया एक आकस्मिक प्राकृतिक क्रिया होती है। अचानक होती है, कभी भी बता के नहीं होती कि पहले पता चल जाए कि कब ज्वालामुखी निकलेगा कब नहीं। क्यों? क्योंकि आकस्मिक प्राकृतिक क्रिया है और मानव नहीं कर सकता इसे। मानव कारण बन सकता है, लेकिन मानव कभी भी ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या है? विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ क्या होता है? लावा, राख, धूलकण, गैसें, जलवाष्प, जल खंडाश्मी पदार्थ, ज्वालामुखी बम, लेपिली, ये सब निकलते हैं। धमाका होता है, और धमाके के साथ क्या क्या निकलता है हमारे? लावा, राख, धूलकण, गैसें, जलवाष्प, जल खंडाश्मी पदार्थ, ज्वालामुखी बम, लेपिली, ये सब निकलते हैं इसके अंदर से। ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या है? कई गैसें निकलती है। क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या है? कई गैसें निकलती है। कई बार परीक्षा में गैसों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कौन कौन सी गैसें। एक तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे करके बहुत सारी गैसें निकलती है। परीक्षा में कई बार गैसों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली कौन कौन सी गैसें और कौन कौन सी गैसें नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं। अब बात करेंगे ज्वालामुखी उद्गार की। तो ज्वालामुखी उद्गार किन कारणों से होता है? आखिर ज्वालामुखी उद्गार के क्या कारण है, उसकी बात करें। पहला आता है भूगर्भ में ताप में वृद्धि। जब क्या होता है हमारे, ये तो आपको हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे थे कि हमारा एक मंडल था, दुर्बल मंडल, जो हमारे 100 से 200 किलोमीटर के बीच में था, दुर्बल मंडल। तो यहाँ क्या रेडियो एक्टिव गतिविधियाँ ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेडियो एक्टिव गतिविधियाँ ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ताप अधिक होता है, और चट्टानी कैसी होती है? दुर्बल होती है। इसलिए क्या, अधिक ताप की वजह से वो पिघली अवस्था में पहुंच जाती है, और यही क्या बनते हैं? हमारे लावा या फिर मैग्मा बनता है। ये आपको ये भी बता दें कि जब पिघली हुई चट्टानें जमीन के अंदर होती है तो उसे मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। और वही पिघली हुई चट्टानें जब जमीन से बाहर निकलती है तो बाहर निकलते उसे मैग्मा नहीं कहेंगे, उसे लावा कहेंगे। तो आप इन दो शब्दों को भी याद रखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण क्या, तापमान बढ़ता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं इनका विघटन होता है, और इनके विघटन के कारण ताप बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से क्या, चट्टानें पिघल जाती है, और क्या होता है? मैग्मा का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं? ज्वालामुखी उद्गार में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? ज्वालामुखी उद्गार में सहायता करते हैं। अब आगे बात करते हैं विवर्तनिक गतिविधियाँ। विवर्तनिक गतिविधियाँ का मतलब होता है प्लेटों की बात। हमें ये तो पता है कि कुछ बड़ी बड़ी प्लेटें होती है और कुछ छोटी छोटी प्लेटें होती है। तो ये हमारी जो पृथ्वी पर बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेटें, जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत के आसपास कौन कौन सी प्लेटें हैं? उत्तर की तरफ हमारी यूरेशियन प्लेट है, और दक्षिण में हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कौन कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और हमारी जो यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में टकरा रही है, और टकराने की वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हो रहा है। ये तो अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्लेटें क्या है, दूर दूर जाती है और पास पास आती है। क्या दूर दूर भी, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर भी चली जाती है और पास पास भी आती है। इससे हम कहते हैं विवर्तनिक गतिविधियाँ। मतलब प्लेटों की गति के कारण ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटों की गति के कारण ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो ये दो तरह की गतियाँ होती है, ये तो पास पास आती है या दूर दूर आती है। इसे हम अपसारी या अभिसारी गतियाँ कहते हैं। इनके कारण क्या होता है कि हमारे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो इनके चित्र से हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से अभिसारी होती है, कौन सी अपसारी होती है। फिर आता भूकंप। जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ कई बार क्या, दरार का निर्माण होता है। जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ क्या होता है, कई बार दरार का निर्माण होता है, और वहाँ से क्या, ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो चट्टानें होती है, वो क्या है, दबाव की वजह से, वो दबाव रिलीज होने की वजह से क्या, दरार से बाहर निकलने लगता है। तो ये भूकंप भी कई बार कारण बन जाता है हमारे ज्वालामुखी उद्गार के। फिर बात करें हमारे दाब में कमी। तो ऊपरी परतों के दबाव के कारण भूगर्भ की चट्टानें क्या है, ठोस अवस्था में रहती है। क्या? जो हमारी ऊपरी परत होती है उन पे दबाव के कारण क्या है कि हमारे ऊपर जो चट्टानें होती हैं वो ठोस अवस्था में होती है। जैसे हमारे बड़े बड़े पहाड़ है, जैसे मान लो अरावली की
अरावली पर्वत को देख लीजिए या फिर हिमालय पर्वत, तो ये पर्वत क्या है, काफ़ी भारी है। लेकिन अपरदन की क्रिया के कारण क्या है, भारी है इस वजह से क्या है, इसके नीचे की जो चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे अपरदन की क्रिया होंगी, अपरदन की क्रिया होने से ये धीरे धीरे घिस के छोटे हो जाएंगे, तो इनका जो दबाव पड़ रहा था चट्टानों पे वो कम हो जाएगा। चट्टानों पे जो दबाव कम हो रहा है, तो धीरे धीरे जो चट्टानों पे दबाव कम होगा, तो ये क्या है, धीरे धीरे इन पे दबाव कम होने से इनका क्वथनांक बढ़ता है और ये क्या पिघलना शुरू होती है। तो क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक कम होता है, जिसके कारण चट्टानें क्या पिघलने शुरू हो जाती है और मैग्मा बनता है, ज्वालामुखी क्रिया को प्रोत्साहित करता है। फिर आता समस्थैतिक समायोजन। कई बार आपने एक चीज सुनी होगी कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रकृति सबका बदला लेती है। प्रकृति क्या है, सबका बदला लेती है। प्रकृति कुछ चीजों को अपने आप ही सुधार लेती है। प्रकृति क्या करती है, कुछ चीजों को अपने आप ही सुधार लेती है। कई बार क्या होता है, हमारे समस्थैतिक समायोजन की बात करें कि जो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं पहाड़ है, क्या बड़े बड़े पहाड़ है, उनमें जब अपरदन की क्रिया होती है, चित्र से भी आप दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चित्र ही दिखा देते हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ है, तो बड़े बड़े पहाड़ों से क्या है, अपरदन की क्रिया होती है। ये बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ से अपरदन की क्रिया होती है। अपरदन की क्रिया से क्या है, ये पहाड़ के टुकड़े टूट के नीचे जाने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं, और जो समुद्र का तल है इसमें जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो पहाड़ है वहाँ का दाब तो कम होने लगता है और समुद्र का दाब बढ़ने लगता है। क्या समुद्र का दाब बढ़ने लगता है। तो इस वजह से क्या है कि जो समुद्र के नीचे की जो चट्टानें वो पिघलने लगती है, और पिघल के क्या है, जो हमारे पहाड़ है उसके नीचे की तरफ चली जाती है और वहां से ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर निकलती है। इससे कहते हैं समस्थैतिक समायोजन, या फिर पृथ्वी अपने आप को ठीक कर लेती है, ये वाला सिद्धांत होता है। बात करें पृथ्वी, क्या पृथ्वी ऊंचे नीचे क्षेत्रों में संतुलन बना के रखती है। पृथ्वी क्या ऊंचे नीचे क्षेत्रों में संतुलन बना के रखती है, परंतु जब कभी अपर्दनकारी क्रिया होती है, क्या जब कभी अपर्दनकारी क्रिया होती है, तो अपर्दनकारी क्रिया के द्वारा निक्षेपित मलबे से समुद्री क्षेत्रों में भार अधिक हो जाता है। क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनमें भार अधिक हो जाता है, तो यह संतुलन व्यवस्था क्षणिक रूप से बिगड़ जाती है, अचानक खराब हो जाती है। तो यह संतुलन व्यवस्था क्या होती है, क्षणिक रूप से बिगड़ जाती है। भूगर्भिक असंतुलन के कारण जो भूगर्भिक क्षेत्र है उनमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनसे क्या ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती है। तो आप इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते थे। अगला आता है हमारा गैसों की उत्पत्ति। भूगर्भिक क्या जितने भी भूगर्भिक जल दरार है, मतलब जब कभी भूकंप आ जाता है, कई बार बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिनसे हमारी जमीन में दरारें बन जाती है, और उन दरारों में यदि पानी चला जाता है, क्या भूगर्भिक दरारों में जल चला जाए, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल पहुंच के वाष्प में बदल जाता है। गर्मी की वजह से क्या होता है, वाष्प में बदल जाएगा, जो कि क्या दरार में नोदक शक्ति का कार्य करता है। क्या करता है, दबाव बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है, और इस प्रेशर की वजह से जो लावा क्या है ऊपर की तरफ दबाव डालता है और वह फटने से लावा बाहर निकलता है। अब बात करते हैं, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। जब बाहर निकलता है लावा, तो वो लावा कितने प्रकार का हो सकता है, तो बात करते हैं लावा दो प्रकार का हो सकता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, दो प्रकार की हो सकती है, अम्लीय हो सकती है या फिर क्षारीय हो सकती है। लावा की बात करें तो लावा क्या दो प्रकार का हो सकता है, एक तो अम्लीय लावा और या एक हमारा क्षारीय लावा हो सकता है। सबसे पहले हम दोनों को क्या कहते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, क्षारीय लावा और अम्लीय लावा की। नाम में देखें तो दोनों को अम्लीय लावा, ये हमारा क्षारीय लावा है। अम्लीय लावा की बात करते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका जो रेत होती है तो इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका इसलिए गाढ़ा होता है। और जो हमारा क्षारीय लावा होता है इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए थोड़ा पतला होता है। अम्लीय लावा क्या, अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। अम्लीय लावा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, क्या गाढ़ा चिपचिपा होता है, जबकि हमारा क्षारीय लावा पतला होता है। तो अम्लीय लावा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसके कारण कम गर्म और कम तरल होता है। क्या कम गर्म और कम तरल होता है। और क्षारीय लावा पतला होने के कारण क्या अधिक गर्म और अधिक तरल अवस्था में पाया जाता है। अम्लीय लावा की बात करें तो अम्लीय लावा का रंग हल्का होता है। कैसा होता है, अम्लीय लावा का रंग हल्का होता है, जबकि हमारा क्षारीय लावा का रंग कैसा होता है, गहरा होता है। क्षारीय लावा का रंग कैसा होता है, गहरा होता है। अम्लीय लावा का रंग हल्का होता है, इसी और इसे क्या कहते हैं, फेल्सिक लावा भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फेल्सिक लावा भी कहते हैं। जो क्षारीय लावा है इसे मैफिक लावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका रंग गहरा होता है और इसका नाम क्या रखेंगे, मैफिक लावा। जो अम्लीय लावा है तो ये लावा सामान्यतः विस्फोट के साथ बाहर आता है। जो अम्लीय लावा है ये लावा क्या करता है, विस्फोट के साथ बाहर आता है, और इसके जमने से क्या है ऊंचे ऊंचे शंकुओं का निर्माण होता है, जैसे कि हमारा रायोलाइट बात करें तो ये लावा है,
अम्लीय लावा ये विस्फोट के साथ बाहर आता है और इसके जमने से क्या होता है, ऊंचे ऊंचे शंकुओं का निर्माण होता है जैसे रायोलाइट। जबकि क्षारीय लावा की बात करें तो ऐसा लावा सामान्यतः कम विस्फोट के साथ बाहर आता है तथा इसके जमने से लावा के मैदान और पठारों का निर्माण होता है जैसे हमारे बेसाल्ट। तो इससे हमारे पठार और मैदानों का निर्माण होता है जैसे हमारे बेसाल्ट है। तो अम्लीय और क्षारीय लावा देख लिया हमने। अब बात करेंगे अम्लीय लावा और क्षारीय लावा दोनों के बीच की स्थिति एक और होती है जिसे कहते हैं एंडेसाइट लावा। तो ना तो ज़्यादा अम्लीय होता है न ही ज़्यादा क्षारीय होता है। क्या एंडेसाइट लावा की बात करें तो एंडेसाइट लावा न तो ज़्यादा अम्लीय होता है न ही ज़्यादा क्षारीय होता है। यह क्या मध्यवर्ती प्रकार का लावा होता है, न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। तो मतलब बेसाल्टिक और जो रायोलाइट दोनों के बीच का होता है हमारा एंडेसाइटिक। क्या होता है, एंडेसाइटिक लावा होता है। और एंडेसाइटिक लावा की बात करें तो यह इसका तापमान अलग रहता है। जैसे रायोलाइटिक लावा होता है तो इसका तापमान की बात करें तो ये 650 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अर्थात ये जो अम्लीय लावा होता है रायोलाइटिक तो इसका तापमान कितना होता है 650 से 800 के बीच में। कितना, 650 से और 800 के बीच में होता है इसका तापमान। और जो हमारा बेसाल्टिक है तो इसका तापमान क्या होता है हमारे 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो एंडेसाइटिक लावा भी कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने लावा का प्रकार देख लिया, लावा ज्वालामुखी के कारण देख लिया। अब बात करते हैं जब मैग्मा बाहर निकलता है तो निकलता किस तरह से। तो इसके दो तरह के होते हैं कि ज्वालामुखी उद्भव या उद्गार की बात करें तो उद्गार दो तरह से होता है। तो उद्गार के दो प्रकार कौन कौन से, एक तो केंद्रीय उद्गार और एक होता है हमारा दरारी उद्गार। ये केंद्रीय उद्गार को तो हम सेंट्रल इरप्शन कहते हैं और दरारी उद्गार को हम फिशर इरप्शन कहते हैं। तो केंद्रीय उद्गार सेंट्रल इरप्शन, दरारी उद्गार मतलब फिशर इरप्शन कहेंगे। पहला आता हमारा केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार में एक शब्द आप याद रखना, वाहक नलिका। क्या वाहक नलिका को यदि आप याद नहीं रखोगे तो आपसे ये सवाल गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। केंद्रीय उद्गार में क्या याद रखना, आपको वाहक नलिका नाम याद रखना है। अब बात कर जानेंगे कि वाहक नलिका क्यों याद रखना है। केंद्रीय नलिका में, केंद्रीय उद्गार में क्या होता है, तो ज्वालामुखी उद्भव वाहक नलिका के माध्यम से होता है तो उसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं। कि जैसे हमारा ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है तो इसमें क्या होता है, एक वेंट बनती है, एक क्या होती है, एक नली बनती है जिसके माध्यम से क्या होता है कि लावा, ये लावा है तो लावा बाहर निकल शुरू कर देता है। तो लावा बाहर निकल के ऐसे चारों तरफ फैलना शुरू कर देगा। तो यही हमारा क्या है, वेंट या नलिका क्या कहलाती है, हमारी वाहक नलिका कहलाती है। तो इस प्रकार का जो उद्भव है सामान्यतः विस्फोट के साथ होता है। इस तरह का उद्भव क्या होता है, विस्फोट के साथ होता है तथा इसमें गैसों की तीव्रता अधिक होती है। इसमें क्या होता है, गैसें तीव्रता से बाहर निकलती है। इस प्रकार के उद्भव के दौरान लावा के साथ अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं जैसे कि हमारे ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, लेपिली, राख, गैसें। तो इसमें विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है जैसे कि, और क्या के साथ में निकलता है, लावा के साथ ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, लेपिली, राख, गैसें, ये सब बाहर निकलती है। केंद्रीय उद्गार के अभिसारी प्लेट किनारों पर होता है। क्या होता है, अभिसारी प्लेट किनारों पर होता है इस तरह का उद्भव। और इस प्रकार के उद्भव से क्या है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। अर्थात इससे क्या, अम्लीय लावा निकलता है नॉर्मली। और अम्लीय लावा निकलने की वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। किससे, केंद्रीय उद्गार की बात करें। दूसरा होता है हमारा दरारी उद्गार। क्या होता है, दरारी उद्गार। दरारी उद्गार की बात करें तो जब ज्वालामुखी उद्भव दरार के माध्यम से होता है। क्या होता है, दरार के माध्यम से ज्वालामुखी उद्भव होता है। मतलब जो मैग्मा है जमीन से बाहर निकलता है, लावा का रूप ले लेता है। तो किस रूप में निकलता है, दरार के माध्यम से। जैसे कि मान लो कि कोई, ये हमारी ज़मीन थी, ये ज़मीन थी और ज़मीन के विस्फोट, क्या कहते हैं, भूकंप मान लो, कुछ मान लो, बीच में क्या होता है, दरार आ जाती है। और दरार आने की वजह से यहाँ से लावा बाहर निकलने लगता है, इधर से निकलने लगता है और इधर से इधर, इधर इधर निकलने लगता है। इस दरार से बाहर निकलेगा तो ये बहुत आराम से निकलता है। क्या, ये लावा क्या बहुत आराम से निकलता है। और क्षारीय प्रकार का लावा होता है, पतला लावा होता है। तो इसलिए क्या है, कभी विस्फोट नहीं होते, आराम आराम से बाहर निकलता है और निकल के बहुत दूर तक जाता है। क्या, बहुत दूर तक जाता है। इस तरह हमारे मैदानों का निर्माण होता है और जो हमारा मैदानों का निर्माण होता है इससे। जैसे हमारा दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार है वो भी बना है। तो जो ज्वालामुखी उद्भव दरार के माध्यम से होता है तो इसे दरारी उद्भव कहते हैं। और इस प्रकार का उद्भव सामान्यतः कम विस्फोट के साथ होता है। इस प्रकार के उद्भव के दौरान सामान्यतः क्षारीय लावा निकलता है। और दरारी उद्गार अपसारी प्लेट किनारों पर होता है। क्या होता है, अपसारी प्लेट मतलब जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इसको अपसारी प्लेट किनारे कहते हैं। तो इस प्रकार के उद्भव से
ज्वालामुखी लावा मैदान और पठारों का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृति का मतलब जब लावा बाहर निकलता है तो लावा बाहर निकलने की वजह से किस तरह की चीज़ें बन जाती है। तो कुछ आकृतियाँ हैं उनकी बात करेंगे, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। तो स्थल पे कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं उसकी बात करें। स्थलाकृतियों को भी हम दो तरह से बांट कर पढ़ते हैं, मतलब एक तो अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ और एक होता है बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ। अंतर्वेदी का मतलब जमीन के अंदर मैग्मा या लावा की वजह से जमीन के अंदर कैसी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसे अंतर्वेदी कहेंगे, और जमीन के बाहर कैसी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसे बहिर्वेदी या एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहेंगे। तो सबसे पहले आता है अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ, मतलब जमीन के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। सबसे पहले स्थलाकृति आती है हमारे बैथोलिक। क्या बैथोलित? बैथोलित की बात करें तो मैग्मा भंडार के ऊपर उठता हुआ मैग्मा के विशाल गुंबदाकार पिंड को बैथोलित कहते हैं, और ये मैग्मा भंडार का ही जमा हुआ भाग होता है। तो मैं आपको चित्र में बता दूं बैथोलित की कि सबसे पहले क्या है, जैसे ये हमारा मैग्मा है कि ये जो रेड कलर का है, ये जितना भी दिख रहा है ये सारा मैग्मा, रेड कलर में सारा मैग्मा है। अब बात करें जब ये ऊपर उठने लगता है, यहाँ से आप देखेंगे ये बैथोलित संरचना पहली संरचना हम देख रहे हैं, तो इसमें जब लावा बाहर ऊपर उठने लगता है यहाँ, अब क्या है इसके ऊपर की चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर है, क्या बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन ये बाहर इधर से निकलना चाहता था लेकिन ये बाहर निकल ही नहीं पाता और यहीं की यहीं रह जाता है। क्या होता है, यहीं के यहीं रह जाता है और एक लंप बना लेता है। क्या बना लेता है? लंप का मतलब एक तरह कठोर संरचना बना लेता है, सूख जाता है यहीं के यहीं, आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहीं की बिल्कुल बेस की बात करते हैं, जब मैग्मा भंडार है, नीचे मैग्मा भंडार है, तो ये मैग्मा भंडार दिख रहा है बड़ा सारा, तो इसके जस्ट पास में ही यह सूख कर जम जाता है, कटोरीनुमा आकृति बना लेता है। तो बैथोलित संरचना कहेंगे इस चीज़ को, क्या कहेंगे? बैथोलित संरचना कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। दोबारा से बता दें कि मैग्मा भंडार के ऊपर उठता हुआ जो मैग्मा के विशाल गुंबदाकार पिंड को बैथोलित कहते हैं, और ये मैग्मा भंडार का ही जमा हुआ भाग माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा लेकोलित। कौन सा आता है? लेकोलित। लेकोलित की बात करें तो जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा बीच में ही समतल गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो उसे लेकोलित कहते हैं। ये स्थलाकृति जब वाहक नलिका द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है। तो अब बात करें इस चित्र से लेकोलित की, तो लेकोलित की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा मैग्मा भंडार था, ये मैग्मा भंडार है, और मैग्मा भंडार से लावा बाहर निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, और ये निकलता ऐसे निकल जाता क्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कठोर चट्टानें हैं, यहाँ पे कठोर चट्टानें हैं, तो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाए, खूब दबाव लगाया, आपने ध्यान से देख सकते हैं चट्टानें खूब ऊपर उठी लेकिन ऊपर नहीं उठ पाए और बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन क्या है, यहाँ पे स्पेस बन जाता है, यहाँ पे क्या एक स्पेस बन गया, खाली जगह बन गई, और खाली जगह में क्या मैग्मा जमा हो जाता है। तो एक तरह कटोरीनुमा संरचना बन गई है, तो गुंबदाकार कटोरीनुमा संरचना बन गई, उल्टा कटोरा जैसा। तो इस तरह की संरचना को हम क्या कहेंगे? लेकोलित कहेंगे। फिर आता लोपोलित। क्या आता है? लोपोलित। जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा तस्तरी के आकार में जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लोपोलित कहते हैं। किस रूप में जम जाता है? तस्तरी के आकार में जम जाता है। तो यह मैग्मा भंडार से वाहक नलिका के द्वारा जुड़ा होता है। तो यह तो आप देख ही सकते हैं कि वाहक नलिका मतलब ये वाली वाहक नलिका है। क्या है? ये जो बाहर जा रही है ना, ये वाहक नलिका है। अब लोपोलित की बात करें तो लोपोलित में क्या होता है? ये क्या कटोरीनुमा संरचना बन गई है। एक मिनट में आपको थोड़ा डिटेल से चित्र को थोड़ा जूम करके बता देता हूँ लोपोलित में क्या समस्या है। लोपोलित की बात करें तो जब ये मैग्मा बाहर निकला, ये और बाहर निकल के एक कटोरा बन गया, इस तरह का कटोरा, क्या इस तरह का कटोरा बन गया। ये क्या कटोरे की जगह क्या बन गया, जैसे ये ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे बना, ऐसे बना और ऐसे बना। तो ये एक तरह का जैसे ऐसे होता है ना कि ऊपर निकला लावा, ऊपर निकला लावा, तो ऐसे निकल के और ऐसे जगह मिली। एक मिनट, ये क्या पता क्या हुआ है। तो कटोरीनुमा की बात होती है, ऐसे करके कटोरीनुमा आकृति बना लेता है इस तरह। तो जगह मिलती है ना तो वहाँ कटोरीनुमा आकृति बना लेता है, इसे लोपोलित कहते हैं। और आप इसको याद कैसे करेंगे? लोपोलित में ऐसी आकृति बनेगी, क्यों? क्योंकि पै भी हम ऐसे बनाते हैं, जैसे पै ऐसे बनाते हैं तो ऐसी आकृति बनती है, जैसे ऐसे करके और ऐसी आकृति बनती है पै। तो उल्टा पै मान सकते हो, सीधा पै भी ऐसे बना सकते हो। तो लोपोलित में पै आता है और पै से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लोपोलित। फिर आता है हमारा फैकोलित। कौन सा था? फैकोलित। फैकोलित की बात करें जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा क्षैतिज रूप से स्थान पाने पर
क्या क्षैतिज रूप से स्थान पाने पर लहरदार आकृति में जम जाता है, तो इसे फैकोलिथ कहते हैं। और इसका निर्माण मैग्मा के अपनति के ऊपर तथा अभिनति के नीचे जमा होने से होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि फैकोलिथ में क्या है। फैकोलिथ में आप इस चित्र को और भी ध्यान से देखेंगे, तो एक बार चित्र को वापस जूम कर दूं, तो फैकोलिथ की बात करें तो ये वेंट नलिका है। एक मिनट, ये इसको थोड़ा दिखा दे भाई। ये तो हमारी वेंट है, वेंट का मतलब लावा मैग्मा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर निकल तो रहा है, लेकिन ये हमारी ये फैकोलिथ की बात करें तो ये हमारा फैकोलिथ है। तो फैकोलिथ में क्या है, ये ऐसे लहरदार आकृति बना लेता है। क्या होता है, लहरदार आकृति बना लेता है। ऐसे ही हमारे जब फै लिखते हैं तो ऐसे करके फै लिखते हैं, तो ये फै, तो फैकोलिथ में फै आता है, तो ऐसे लहरदार आकृति में वर्टिकल में जम जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे, याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा में सही करना है क्वेश्चन, हमें सही भी करने हैं, बेहतर भी नंबर लाने हैं। आगे आता है सिल या शीट। शीट तो आप समझते हैं शीट किसे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शीट देना, एक पतली सी शीट आती है, उसे कहते हैं शीट। तो सिल या शीट किसे कहते हैं, जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा क्षैतिज रूप से फैलकर एक पतली चादर के रूप में जमता है। क्या होता है, पतली चादर के रूप में जमता है, तो इसे शीट कहते हैं। और इस परत की मोटाई अधिक होने पर इसे सिल कहा जाता है। जैसे आप सिल या शीट की बात करें तो आप इसे देख सकते हैं कि सिल या शीट किसे कहेंगे, कि जैसे ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, क्या ये मैग्मा बाहर निकल रहा है वेंट से, लेकिन बगल में एक और जगह मिल गई, ये वाली एक जगह मिल गई, तो बगल में वर्टिकल रूप में इसको जम जाएगा। यदि पतला सा जम जाएगा तो शीट कहेंगे, और मोटा सा जम जाएगा तो इसे सिल कहेंगे। सिल मतलब सिल्ली, जो होता है ना बर्फ़ की सिल्लियाँ, तो उस तरह कह सकते हैं इसको, बर्फ़ की सिल्लियाँ। तो पतला होगा तो सिल कहेंगे, और शीट कहेंगे। जैसे होता है ना, कागज़ की शीट होती है पतली, और मोटी होती है तो उसे सिल्ली कहते हैं, जो बर्फ़ की सिल्लियाँ होती है बस। फिर आता डाइक। क्या होता है डाइक? डाइक की बात करें तो मैग्मा भंडार के ऊपर लंबवत रूप में जमा होने से, किस रूप में जमा होने से, लंबवत रूप में जमा होने से डाइक का निर्माण होता है, और ये दीवार जैसी स्थलाकृति बनाता है। किस तरह की स्थलाकृति बनाता है, दीवार जैसी स्थलाकृतियाँ बनाता है डाइक। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, डाइक क्या करता है, जो हमारी दीवार जैसी आकृतियाँ स्थलाकृतियाँ बनाता है। तो इस तरह हमने देखे अंतर्वेदी मतलब जमीन के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है ज्वालामुखी की वजह से। अब हम बात करेंगे बहिर्वेदी। बहिर्वेदी का मतलब होता है जमीन के बाहर, लावा बाहर निकलने के बाद कैसी कैसी आकृतियाँ बनाता है। सबसे पहले बनाता है शंकु। क्या बनाता है, शंकु। तो पहले बात करेंगे शंकु। शंकु कितने तरह के होते हैं। एक शंकु आता है सिंडर शंकु। कौन सा शंकु होता है, सिंडर शंकु। इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा की मात्रा तो कम और राख की मात्रा ज़्यादा हो। फिर लावा निकला, अम्लीय लावा निकल रहा है, बहुत धमाके के साथ निकला, फटा, ठीक है, तो वो बाहर निकला, और उसमें क्या है, लावा की मात्रा तो कम है, राख की मात्रा ज़्यादा है, तो इन्हें राख शंकु या फिर हम क्या कहेंगे, सिंडर शंकु भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, राख शंकु या सिंडर शंकु भी कहेंगे। नाम याद रखेंगे, सिंडर मतलब राख, तो इसमें राख की मात्रा ज़्यादा है, लावा कम है। इस शंकु की ऊंचाई कम होती है और ढाल कैसा होता है, अवतल होता है। तो ऊंचाई कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें लावा या फिर मैग्मा की मात्रा कम होती है, इस वजह से ये इनकी ऊंचाई बढ़ नहीं पाती है। और ढाल कैसा था, अवतल। अब उदाहरण की बात करें तो मैक्सिको है, जो अमेरिका के नीचे का देश, वहाँ का जो जोरल्लो शंकु है, क्या जोरल्लो शंकु है, तो जोरल्लो शंकु इसी तरह का हमारा सिंडर शंकु की तरह ही है, इसमें राख की मात्रा ज़्यादा है और लावा की मात्रा कम। दूसरा आता है हमारा अम्लीय शंकु। क्या होता है, अम्लीय शंकु की बात करें, इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान अम्लीय लावा निकलता है। कैसा लावा निकलता है, अम्लीय लावा। तो अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और एक गाढ़ा चिपचिपा होता है। इस लावा को यह लावा निकलने के बाद जम जाता है। अतः क्या, इस प्रकार के लावा द्वारा ऊंचे तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। इस प्रकार के लावा के द्वारा क्या, तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। जैसे इटली में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तो इटली है, इटली के अंदर क्या है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इसी का उदाहरण है। जैसे हमारे धीरे 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 करके अम्लीय लावा की परतें जमना शुरू हो जाती है। अम्लीय लावा की परतें एक के बाद जब लावा निकलता रहता है तो परतें बनने लगती है और हमारे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। फिर आता है हमारा क्षारीय शंकु। हमने अम्लीय शंकु तो देख लिया, अब क्षारीय शंकु देखेंगे। इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान क्षारीय लावा निकलता है। और क्षारीय लावा में क्या, सिलिका की मात्रा होती है कम, और यह लावा क्या, पतला और तरल होता है। अतः यह लावा कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। ये लावा क्या करता है, कम तो ऊंचाई पे जाता है और ढाल कैसा होता है, मंद।
तो मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। इस प्रकार के शंकु को शील्ड शंकु भी कहते हैं। तो इस प्रकार के शंकु है, तो इस प्रकार के शंकु को क्या बोलते हैं? शील्ड शंकु भी कहते हैं। जैसे मोनालोआ का जो हवाई द्वीप है, मोनालोआ का हवाई द्वीप शंकु जो हमारे प्रशांत महासागर में, वो भी एक तरह का क्षारीय शंकु है। तो इसमें क्या है, जो शंकु है इनका निर्माण तो होता है, लेकिन ऊंचे ऊंचे शंकु नहीं होते हैं, अर्थात इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। क्षारीय परत कैसा होता है, इसका लावा पतला होता है, तो वो ज़्यादा दूरी तक फैल जाता है, ज़्यादा ऊंचाई ग्रहण नहीं करता। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है, हमारे प्रशांत महासागर में मोनालोआ का हवाई द्वीप शंकु है, हवाई द्वीप शंकु है मोनालोआ का, तो इसके अंदर शामिल करते हैं। अब बात करें मिश्रित शंकु की, किसकी? मिश्रित शंकु की बात करें तो जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा के साथ अन्य पदार्थ निकलते हैं, लावा तो निकल रहा है, और भी पदार्थ निकलते हैं, तो वे परतों के रूप में जमकर एक विशाल शंकु का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं, परतों के रूप में जम जाते हैं, और परतों के रूप में जम के एक विशाल शंकु का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा अमेरिका में हुड रेनियर, क्या अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में हुड और रेनियर है हमारे जो मिश्रित शंकु है, जिसमें लावा भी निकल रहा है, लावा के साथ और भी चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि हमारी ये लावा की परतें हैं, जैसे ये बीच बीच में लावा की परतें हैं, और हमारे बीच बीच में क्या है, राख की परतें। देख सकते हो कि ये तो हमारा लावा है, क्या, जैसे ये तो हमारा लावा है, ये बीच में लावा है, ये इधर लावा है, ये लावा है। और ये राख की परतों की बात करें तो हमारे ये राख की परतें हैं, ये बीच में राख है। तो लावा राख दोनों ही निकलते हैं, और ये क्रेटर है, क्रेटर से निकल रहा है ये लावा, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह का हम क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं, अर्थात इसके अंदर दोनों ही चीज़ें होती है। अब आता परपोषित शंकु। कौन सा होता है? परपोषित शंकु की बात करें, जिसको सब्सिडरी भी कहेंगे। तो जब मुख्य शंकु की वाहक नलिका पर लावा द्वारा अधिक दाब लगाया जाता है, तब वाहक नलिका बीच में से फट जाएगी। क्या होता है? वाहक नलिका बीच में से फट जाएगी, जिससे मुख्य शंकु के ढाल पर लावा निकलने लगता है, ढाल पर ही लावा निकलने लगता है, जिससे मुख्य शंकु के ढाल पर एक अन्य शंकु का निर्माण भी हो जाता है। और इस प्रकार ढाल पर बने शंकु को परपोषित शंकु कहते हैं। परपोषित शंकु की बात करें तो जैसे चित्र में साफ दिख रहा है कि जैसे ये वेंट है, पाइप है, वेंट है, यहाँ से लावा निकलता, क्या यहाँ से लावा बाहर निकल रहा था, यहाँ से लावा बहुत भयंकर बाहर निकल रहा था, लेकिन बीच में क्या होता है, क्या बीच में क्या होता है कि एक साइड से नली फट जाती है, और यहाँ से निकल के लावा निकलना भी शुरू हो जाता है। जैसे इसे हम क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, परपोषित शंकु कहेंगे। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारा उत्तरी अमेरिका में शास्ता का परपोषित शंकु शास्तिना। क्या उत्तरी अमेरिका में शास्ता का परपोषित शंकु है शास्तिना, तो ये इसका उदाहरण है। अब बात करें, हमने शंकु तो देख लिए सारे, अब आता काल्डेरा। काल्डेरा किसे कहते हैं? काल्डेरा की बात करें तो विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होने का पर, क्या विस्फोट ज्वालामुखी होते हैं, बहुत भयंकर विस्फोट ज्वालामुखी हुआ। अब ज्वालामुखी उद्भव होने पर क्या, सतह का बहुत बड़ा भाग धंस जाएगा। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी से इतनी सारी गैसें निकली, इतनी सारा लावा बाहर निकला कि अंदर से खोखला हो जाता है। क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, और खोखला होता है ना, इसी वजह से वो क्या धप से नीचे गिरता है, धप से दबाव से क्या सारी जो जमीन होती है वो नीचे अंदर धस जाती है, जिससे एक विशाल कुंड का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया शांत हो जाती है तो इस कुंड में वर्षा का जल भर जाता है। जब कुंड में क्या वर्षा का जल भर जाता है तो इसे काल्डेरा झील का निर्माण होता है। तो यही है काल्डेरा की बात, जिससे एक विशाल कुंड का निर्माण होता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रियाएं शांत हो जाती है तो इस कुंड में वर्षा का जल भर जाता है, इसे काल्डेरा झील का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें तो जापान का आसो काल्डेरा और काल्डेरा झील, टोबा झील इंडोनेशिया की है, जो विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। जापान का तो आसो काल्डेरा और काल्डेरा झील, टोबा झील इंडोनेशिया की तो विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। तो आप याद रखेंगे, इंडोनेशिया की टोबा झील है, ये हमारे आसो काल्डेरा है, काल्डेरा झील। तो हम इसको देख रहे थे काल्डेरा की बात। तो काल्डेरा में जैसे चित्र में देखें, जैसा आपको चित्र से दिखाते हैं, चित्र से बात करें तो ये हमारा मैग्मा भंडार है। मैग्मा भंडार से यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे लावा निकलता जाएगा तो बीच में से खाली हो जाता है, बीच में से ये वाला एरिया खाली हो जाता है। खाली होते क्या, ये धप से नीचे गिर जाता है, ये वाला हिस्सा क्या नीचे गिर जाता है और एक गड्ढा बन जाता है, और इस गड्ढे में क्या पानी भर जाता है,
और पानी बढ़ने से वजह से क्या होता है, काल्डेरा झील का निर्माण होता है। क्या होता है, काल्डेरा झील का निर्माण होता है। हम इसको देख सकते हैं काल्डेरा की। अब बात करेंगे हमारे क्रेटर। क्या क्रेटर की बात करें तो ये सामान्यतः शंकुओं पर पाई जाने वाली कीपाकार गर्त होती है। मतलब जैसे ये बात करें कि ये हमारा पर्वत है। अब पर्वत में क्या होता है, एक ये वेंट है। क्या वेंट है, ये पर्वत है। अब पर्वत में क्या है, यहाँ तक तो हमारे लावा सूख कर जम गया है, यहाँ तक तो क्या है लावा सूख कर जम गया है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है, खाली रह जाता है। क्या ये वाला हिस्सा है खाली रह जाता है, एक वेंट हो जाती है, क्रेटर बन जाता है, इसे क्रेटर कहेंगे। जो ऊपर वाला शंकु वाला भाग होता है इसे क्रेटर कहेंगे। ये सामान्यतः शंकुओं पर पाए जाने वाली कीपागार गर्त होती है। शंकुओं पर पाए जाने वाली क्या होती है, कीपागार गर्त होती है। क्रेटर में वर्षा का जल भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर में क्या होता है, वर्षा का जल बढ़ने के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी के शांत होने के बाद होता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र की है, तो क्रेटर झील की ही उदाहरण है। जो हमारा लोनार झील है, बात करें हमारी राजस्थान के अंदर जो हमारे माउंट आबू है, तो उसके अंदर जो नक्की झील है, नक्की झील भी एक तरह का क्रेटर झील का ही उदाहरण है। कौन सी हमारी नक्की झील है, तो नक्की झील भी क्या है, हमारे क्रेटर झील का ही उदाहरण मानी जाएगी। तो इस तरह हमने क्रेटर की बात करें। फिर आता डार्ट या प्लग। किसकी बात करें, डार्ट या प्लग की बात करें। डार्ट या प्लग क्या होता है, जब वाहक नलिका में लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वह अंदर ही जम जाता है, वाहक नलिका में ही जम जाएगा, तो उसे प्लग कहते हैं। क्या प्लग कहते हैं। जैसे कि हमारे एक ये चित्र बना हुआ है, चित्र को हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। जैसे कि ये हमारा एक पहाड़ था, तो ये पहाड़ था। अब लावा क्या है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा, और यहाँ वेंट में यहाँ तक ही रह जाता है। ये क्या है, यहाँ तक ही रह जाता है। एक समय और अंदर से अंदर जो है जम जाएगा। ठीक है, अंदर ही अंदर जम जाएगा। एक समय आएगा कि सारा का सारा पहाड़ तो घिस जाएगा, क्या अपरदित हो जाएगा, जैसे सारा का सारा पहाड़ घिस जाएगा, और लास्ट में ये एक ऐसी संरचना बच जाएगी। तो इस तरह की संरचना बच जाती है, इसे प्लग या डाट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे प्लग या डाट कहेंगे। ये छोटा सा प्लग बना दिया हमने। तो जब वाहक नलिका में लावा जम जाता है तो इसे प्लग का निर्माण होता है। जब शंकु का अपर्दन हो जाता है तो अपर्दन होने के बाद इस ये डाट या प्लग नजर आते हैं। फिर बात करें ज्वालामुखी पर्वत। किसकी बात करें, ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो विशाल शंकु ही ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जो बड़े बड़े विशाल शंकु होते हैं यही क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जैसे हमारा फ्यूजियान पर्वत है जापान का, क्या फ्यूजिशान पर्वत है जापान का, तो यही हमारा ज्वालामुखी पर्वत कहलाएगा। बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है। अब आता है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार की बात करें तो ज्वालामुखी दो तरह के उद्गार होते हैं। क्या ज्वालामुखी में से दो तरह के उद्गार होते हैं। एक तो केंद्रीय उद्गार, जिससे तो अम्लीय लावा निकलता है। दरारी उद्गार मतलब क्षारीय लावा निकलता है। जब क्षारीय लावा दरारों के माध्यम से निकलता है तो विस्तृत रूप से फैलता है और मैदानों का निर्माण करता है। क्या करता है, मैदानों का निर्माण करता है। तो पठारों की परतों के रूप में जम के ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। मैदान में मतलब लंबे फैल जाते हैं और पठार बन जाते हैं, जैसे हमारे दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। अब सबसे खास बात जिनको कहते हैं गीजर। क्या कहते हैं, गीजर या धुआंरे, दोनों की बात करें तो इनको क्या कहेंगे। गीजर की बात करें, गीजर तो हमारे सभी के घरों में भी लगा होता है। जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में गर्म जल तथा ज्वालामुखी गैसें बाहर निकलती है। जब ज्वालामुखी क्षेत्र में क्या गर्म जल तथा ज्वालामुखी गैसें बाहर निकलती है तो इसे गीजर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो ओल्ड फेथफुल गीजर हमारे येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में, अमेरिका के अंदर क्या है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पे दुनिया का फेमस गीजर लगा हुआ है। और वो कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर लगा हुआ है। गीजर का नाम क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर। क्या ओल्ड फेथफुल गीजर है हमारे दुनिया का फेमस, वो लगा हुआ है हमारे अमेरिका के अंदर। फिर बात करें धुआंरे। जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में गैस से धुआं ये सब बाहर निकलते हैं तो उसे धुआंरे कहा जाता है। जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में क्या गैस से धुआं आदि बाहर निकलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, धुआंरे कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हमारे अमेरिका के अंदर जो अलास्का वाला पार्ट है, हमारा अलास्का वाला पार्ट है, यदि आपने देखा हो अमेरिका का, तो अमेरिका के कुछ खास पार्टों में से एक पार्ट है हमारे अलास्का वाला पार्ट। तो उस अलास्का वाले पार्ट में जो रशिया के पास है, वहाँ पे एक कितमई नेशनल पार्क है। क्या है, कितमई नेशनल पार्क है। और कितमई नेशनल पार्क में 10,000 धुआंरों की घाटी है।
क्या 10,000 धुआरों की घाटी है। तो याद रखना। तो ऐसे धुआरे होते हैं, ये पानी बहुत तेज़ी से ऊपर उछलता है। क्या तो पानी ऐसे चित्र में देखोगे ना, तो ये पानी बहुत तेज़ी से ऊपर उछलता है, गर्म पानी होता है। तो ये 10,000 धुआरों की घाटी। कितमे नेशनल पार्क अलास्का में, कितमे नेशनल पार्क अलास्का में, कितमे नेशनल पार्क अलास्का में, याद करना जरूरी है। कितमे नेशनल पार्क अलास्का में है। बात करें जब इसकी, तो सोफलतारा और मोफेटा दो शब्द होते हैं। क्या, मोफेटा और सोफलतारा दो शब्द होते हैं। जब धुआरों की बात करें तो धुआरों से जब गंधक या सल्फरी धुआरे होते हैं, मतलब पानी निकलता है जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, तो इसे सोलफतारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन धुआरों को सोलफतारा कहेंगे यदि इसमें सल्फर या गंधक की मात्रा ज़्यादा होगी तो इन्हें क्या कहेंगे, सोलफतारा कहेंगे। और यदि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो इनको मोफेटा कहेंगे। आप याद रखेंगे दो शब्द, मोफेटा और सोलफतारा। तो सोलफतारा तो तब कहेंगे जब इसमें सल्फर या गंधक की मात्रा ज़्यादा है, और मोफेटा किससे कहेंगे, जब इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। तो हमने ये देख लिया, उद्गार की बात कर ली। अब एक थोड़ी सी सारणी देख लेते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार देखें तो ज्वालामुखी के अपन 3 आधार पर प्रकार देखते हैं। कौन कौन से, पहला आता है स्थलाकृति के आधार पे, दूसरा सक्रियता के आधार पे, और तीसरा उद्गार के आधार पे। पहला स्थलाकृति के आधार पे ज्वालामुखी देखें तो शिल्ड ज्वालामुखी, मिश्रित, काल्डेरा, बेसाल्ट प्रवाही, मध्यम महासागरी, कटक ज्वालामुखी, ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पे सक्रिय ज्वालामुखी, शुष्क ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, 3 प्रकार होते हैं। उद्गार के आधार पर देखें तो केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार, 2 तरह के उद्गार होते हैं। तो बात करें केंद्रीय उद्गार की बात करें तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी और पिलियन ज्वालामुखी, प्लिनियन ज्वालामुखी, ये 5 प्रकार होते हैं केंद्रीय उद्गार के। दरारी उद्गार की बात करें तो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी हमारे दरारी उद्गार है। क्या, दरारी उद्गार की बात करें तो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। अब बात करेंगे हम ज्वालामुखी के प्रकार। तो स्थलाकृति के आधार पे ज्वालामुखी के प्रकार पहले देख लेते हैं। कौन सा, पहला स्थलाकृति के आधार पे देख लेते हैं, ये वाला, ये पहला वाला, तो उसी के आधार पे इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा शिल्ड ज्वालामुखी। क्या था, शिल्ड ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी कैसे होते हैं, कम विस्फोटक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके उद्गार से क्या निकलता है, क्षारीय लावा निकलता है। क्या होता है, इनके उद्गार से क्षारीय लावा निकलता है। और क्षारीय लावा क्या होता है, विस्फोट के साथ कम निकलता है, और इसमें सिलिका की मात्रा वैसे भी कम ही होती है। जिससे कम ऊंचाई और मध्यम ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, कम ऊंचाई वाले और मध्यम ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। जब वाहक नलिका में जल प्रवेश कर जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जल जमा होने से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। क्या होता है, जल का दाब बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाते हैं। जैसे कि हमारा मोना लोआ हवाई द्वीप का जो ज्वालामुखी है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसका, शिल्ड ज्वालामुखी का सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा मोना लोआ का। फिर आता मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें तो यह ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं। ये ज्वालामुखी क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, जिसमें उद्गार के दौरान लावा के साथ अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्या, ये ज्वालामुखी क्या विस्फोटक होते हैं, इनके उद्गार के दौरान लावा के साथ के अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। लावा तथा ये जो विभिन्न पदार्थ है परतों के रूप में जमकर एक विशाल शंकु का निर्माण कर लेते हैं। क्या, परतों के रूप में जमकर एक विशाल शंकु का निर्माण करेंगे, जैसे हुड रेनियर हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ होता है। लावा भी निकलता है और बहुत सारी चीज़ें निकलती है, तो उनकी बात कर रहे हैं। फिर आता काल्डेरा ज्वालामुखी। अभी हमने देख लिया था, जब लावा बाहर निकलता है तो अंदर से खोखला हो जाता है, जहाँ से ऊपर की ज़मीन होती है वो धमाके के साथ नीचे गिरती है, कुछ समय बाद उसमें पानी भर जाता है, तो काल्डेरा झीलों का निर्माण भी होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यंत विस्फोटक होते हैं। इनकी विस्फोटकता यह दर्शाती है कि मैग्मा भंडार सतह के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैग्मा भंडार था वो ज़मीन से ज़्यादा गहराई में नहीं है, तथा अत्यधिक विशाल है। मैग्मा भंडार का जो एक भंडार भी विशाल है और ज़मीन के पास ही है। ज्वालामुखी के दौरान सतह का बहुत बड़ा भाग धंस जाता है, जिससे विशाल कुंड का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा आसो काल्डेरा है जापान का आसो काल्डेरा है, उसकी बात करें। फिर आता बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। क्या, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी की बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं, बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी में दरारों के माध्यम से अत्यधिक क्षारीय लावा बाहर निकलता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी में क्या होता है, दरारों के माध्यम से अत्यधिक क्षारीय लावा बाहर निकलता है,
और ये लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। बहुत बड़े क्षेत्र है तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये लावा फैल जाएगा। जैसे हमारा साइबेरियन बेसाल्ट लावा क्षेत्र होता है, जैसे हमारा साइबेरियन बेसाल्ट लावा क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर ये फैल जाएगा। फिर आता हमारा मध्यम महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्यम महासागरीय कटक ज्वालामुखी की बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखी महासागरीय क्षेत्रों में अपसारी प्लेट किनारों पर आते हैं। क्या होता है, अपसारी प्लेट किनारे वहाँ पे आते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी। तो आपको ये तो पता है हमारे जो मध्यम महासागरीय कटक ज्वालामुखी का मतलब कि जो बीच बीच में जो प्लेटें होती है उनकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी महासागरीय क्षेत्रों में अपसारी प्लेटें किनारे होते हैं ना, वहाँ पे आते हैं। यह ज्वालामुखी मध्यम से निम्न विस्फोटकता वाले होते हैं, अर्थात ज़्यादा तेज तीव्र नहीं होते, मध्यम विस्फोटकता वाले होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव से निकलने वाले लावा द्वारा मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। जैसे एक हो रखी है मध्य अटलांटिक कटक, तो आप इसको देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि एक प्लेट क्या हो रही है, एक प्लेट तो ऐसे जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है और बीच में क्या दरार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये जब इधर जा रही है तो ये नीचे की तरफ धस रही है, क्या ये नीचे की तरफ धस रही है, यहाँ क्या लावा मैग्मा का निर्माण हो रहा है और वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है, मध्यम तीव्रता वाले होते हैं। क्या होते हैं, मध्यम तीव्रता वाले होते हैं या निम्न तीव्रता वाले ज्वालामुखी होते हैं। मतलब ज़्यादा भारी नुकसान नहीं करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आता हमारा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी की प्रकार। क्या देखेंगे, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार देखें। पहला आता है सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिसमें बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता है उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। क्या होता है कि कोई निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी ये चांस रहता है कभी भी इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, तो उन्हें कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे भारत में बैरन द्वीप है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि भारत के अंदर ज्वालामुखी नहीं है क्या भैया, हम कहेंगे भैया कैसे कैसे हमारे पास भी ज्वालामुखी है, और एक नहीं जो तो दो दो है। एक हमारा बैरन द्वीप है, एक हमारा नारकोंडम द्वीप है। तो बैरन द्वीप की बात करें तो बैरन द्वीप हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का स्ट्रोम्बोली, ये बैरन द्वीप हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों में से एक है। इटली का जो स्ट्रोम्बोली है और दक्षिण अमेरिका का जो कोटोपैक्सी है, ये सब हमारे सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत सारे उदाहरण तो जैसे कमी लिए जाते हैं। बात करें आगे सुषुप्त ज्वालामुखी, तो वह ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से कोई ज्वालामुखी उद्भव नहीं हुआ। क्या, बहुत साल हो गए लेकिन ज्वालामुखी उद्भव नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ज्वालामुखी उद्भव होने की संभावना है। मतलब कि बहुत सालों से तो इसमें कोई लावा नहीं निकल रहा बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी निकलेगा ही नहीं, इसमें चांस पूरे हैं निकलने के। तो उन्हें सुषुप्त कहते हैं कि अभी सो रहा है। जैसे भारत का नारकोंडम, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। क्या, भारत का तो नारकोंडम, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसी श्रेणी के ज्वालामुखी है। फिर आता है मृत ज्वालामुखी। तो भारत के दो देख लिया आपने, एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि भारत का तो कौन सा नारकोंडम है और भारत का दूसरा कौन सा है, बैरन द्वीप है। ये दोनों के दोनों भारत के ज्वालामुखी हैं, आप इसे याद रखें। फिर आता मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ज्वालामुखी क्रियाएं पूर्ण रूप से शांत हो चुकी है, उन्हें क्या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। कि ज्वालामुखी क्रियाएं तो होती है लेकिन अभी हाल ही में तो नहीं हो रही, बहुत टाइम तक तो नहीं हो रही थी। ज्वालामुखी क्रियाएं क्या, जिनमें शांत हो चुकी है, उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे कि हमारे किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, क्या किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका के अंदर। क्या, अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका के अंदर और किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर। ये हमारे मृत ज्वालामुखी है, उनकी बात कर रहे हैं। अब आता उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। क्या, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करें तो पहला आता हमारा केंद्रीय उद्गार, फिर हम देखेंगे कौन से दरारी उद्गार। पहले केंद्रीय उद्गार की बात करें, जब वाहक नलिका के माध्यम से लावा बाहर निकलता है। क्या होता है, वाहक नलिका के माध्यम से लावा बाहर निकलता है तो उसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं। तो वाहक नलिका के माध्यम से लावा निकल रहा बाहर तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय उद्गार कहेंगे। और केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। पहला आता हमारा कौन सा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं, कम विस्फोटक होते हैं। इसमें क्षारीय लावा बाहर निकलता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी भी कम विस्फोटक होते हैं और इनसे लावा कैसा निकलता है, क्षारीय लावा निकलता है। और क्षारीय लावा की बात तो आप बताइए क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए इनकी ऊंचाई कम होती है और ढाल कैसा होता है, मंद। तो मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। ये ज्वालामुखी क्या, शील्ड ज्वालामुखी जैसे होते हैं, जैसे कि हमारा मोना लोआ
ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, तो शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो हवाईयन इरप्शन की बात करें, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती और ढाल कैसा होता है, मंद। तो आप इसे देख सकते हैं, हमारे हवाईयन इरप्शन चित्र भी साथ के साथ है। फिर आता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्या होता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी मध्यम विस्फोटकता वाले होते हैं, अर्थात विस्फोटकता बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती, एक बीच की सी होती है विस्फोटकता, तथा बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता रहता है। क्या होता है, बार बार ज्वालामुखी उद्भव होता रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव में अम्लीय लावा बाहर निकलता है। क्या होता है, इस प्रकार के उद्भव में क्या होता है, अम्लीय लावा बाहर निकलता है। जैसे कि हमारा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली है, उसी के नाम पे इसको प्रकार को रखा गया स्ट्रोम्बोली इरप्शन को, तो इसी नाम पर रखा गया स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की। तो स्ट्रोम्बोली इरप्शन। फिर आता है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। क्या होता है, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो इस ज्वालामुखी का नाम इटली के लिपारी द्वीप समूह में, इटली का जो लिपारी द्वीप समूह है उसमें स्थित वल्केनो के आधार पर रखा गया है। लिपारी द्वीप समूह में स्थित वल्केनो के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ये ज्वालामुखी कैसे होते हैं, विस्फोटक होते हैं। ये ज्वालामुखी कैसे होते हैं, विस्फोटक होते हैं, तथा इसमें अम्लीय लावा बाहर निकलता है। क्या है, इसमें अम्लीय लावा बाहर निकलेगा। इस प्रकार की ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अम्लीय लावा बाहर निकलता है, लेकिन विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, और इसमें गैसों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। धूल और राख युक्त गैस ज्वालामुखी उद्भव के दौरान ऊपर उठकर बादल के रूप में फैल जाते हैं, जैसे कोई फूल गोभी या कॉलीफ्लावर होती है वैसे। तो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, तो आप देख सकते हैं जैसे गोभी का फूल है, तो ये गोभी का फूल जैसी संरचना बना लेता है। तो ये वल्केनियन इरप्शन है, तो इस तरह का इतना खतरनाक होता है। इसमें अम्लीय लावा निकलता है, लेकिन गोभी के फूल की तरह पूरा आसमान छा जाता है इसके अंदर। तो आप इसे देख सकते हैं वल्केनो तुल्य। फिर आता है हमारा पिलियन ज्वालामुखी। क्या था, पिलियन ज्वालामुखी। पिलियन ज्वालामुखी की बात करते हैं, इस ज्वालामुखी का नाम कैरेबियन सागर में स्थित जो मार्टिनिक द्वीप है। कैरेबियन सागर का मतलब यह है कि जो हमारी मैक्सिको खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी मतलब जो हमारा मैक्सिको देश है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको देश है, उसके पास ही हमारे कैरेबियन सागर है। तो कैरेबियन सागर में मार्टिनिक द्वीप है, वहाँ पे पाए जाने पीली ज्वालामुखी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पिलियन ज्वालामुखी किसके नाम पर रखा गया है, पीली ज्वालामुखी के नाम पर रखा गया है। यह ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। ये ज्वालामुखी क्या होते हैं, अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। इनमें उद्गार के दौरान अम्लीय लावा के साथ कई अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्या है, इनमें विस्फोटकता तो होती है, तो विस्फोट के साथ क्या है, अम्लीय लावा के साथ और भी पदार्थ बाहर निकलते हैं, आपसे याद रखेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव से ज्वालखंडाश्मी प्रवाह प्रारंभ होता है। तो इससे क्या होता है, ज्वालखंडाश्मी प्रवाह प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव से क्या होता है, ज्वालखंडाश्मी प्रवाह प्रारंभ होता है। फिर आता हमारा प्लिनियन ज्वालामुखी। क्या था, प्लिनियन ज्वालामुखी की बात करें आगे, तो इस ज्वालामुखी का नाम प्लिनी नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। क्या, प्लिनी नामक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर रखा गया था। प्लिनी इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव के दौरान मारे गए थे। तो प्लिनी थे, इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव के दौरान मारे गए थे। ये ज्वालामुखी उद्भव जो हमारे 89 में ईस्वी में विसुवियस ज्वालामुखी में हुआ था। कौन सा, विसुवियस ज्वालामुखी में इस प्रकार का उद्भव हुआ था, इसलिए इसे विसुवियस प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विसुवियस प्रकार का ज्वालामुखी भी कहेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, जो आप मान सकते हो कितने खतरनाक रहे होंगे। तथा इनमें गैसों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, गैसों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, आप इसे याद रखेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भव के दौरान जो ज्वालामुखी उद्भव होगा, तो ज्वालामुखी उद्भव के दौरान निकलने वाली गैसें समताप मंडल तक पहुंच जाती है। इतनी खतरनाक होती है गैसें, कहाँ चली जाती है, समताप मंडल तक पहुंच जाती है, तथा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित होती है, और बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वहाँ जाके प्रभावित होती है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, अर्थात इन ज्वालामुखियों से क्या होता है, बहुत सारा लावा, बहुत सारी गैसें बाहर निकलती है। तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कॉलीफ्लावर क्या है, समताप मंडल में भी चला गया, तो ये लावा बाहर निकल रहा है, सौर मंडल से होता होता कहाँ, ये हमारे यहाँ तक चला जाता है, जिसमें राख सब कुछ है, तो समताप मंडल में भी है, और सौर मंडल से निकल के समताप मंडल तक चले जाएंगे। आप इसको याद रखेंगे। फिर बात करें दरारी उद्गार की। दरारी उद्गार की बात करें तो दरारों के माध्यम से अत्यधिक क्षारीय लावा बाहर निकलता है। क्या, दरारों के माध्यम से अत्यधिक क्षारीय लावा बाहर निकलता है, तब की बात कर रहे हैं, और तब की क्या बात है, तो उसे दरारी उद्गार कहेंगे। दरारी उद्गार मुख्यतः क्या अपसारी प्लेट किनारों पर होता है।
कि दरारी उद्गार क्या होता है, अपसारी प्लेट किनारों पे होता है और इस प्रकार के उद्गार से निकलने वाला लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और विस्तृत क्षेत्र में फैलकर ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है। क्या कहता है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण करेगा। इस प्रकार के उद्गार से निकलने वाला लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल के ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है। तो हम देख सकते हैं दरारी उद्गार। अब दरारी उद्गार के उदाहरण की बात करें तो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। क्या आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। इस प्रकार के ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते, दरारों के माध्यम से क्षारीय लावा बाहर निकलता है। क्या होता है, दरारों के माध्यम से क्षारीय लावा बाहर निकलता है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट क्षेत्र ज्वालामुखी जैसे होते हैं। क्या होता है, बेसाल्ट क्षेत्र ज्वालामुखी जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या दक्कन ट्रैप। तो आप देख सकते हैं ये एक दरार है, इस दरार से बाहर निकल रहा है लावा, तो ऐसे बाहर निकल रहा है इधर 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 इधर, तो इस तरह से बाहर निकलता है, तो इसे हम दरारी उद्गार इरप्शन कहते हैं। फिर बात करें ज्वालामुखी के प्रभाव, ज्वालामुखी से क्या होता है। ज्वालामुखी के प्रभाव की बात करें तो दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं हर चीज़ के, जैसे इसका भी ये दो तरह के प्रभाव पड़ेंगे, एक तो सकारात्मक प्रभाव और एक हमारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले आता है सकारात्मक प्रभाव। ज्वालामुखी से क्या क्या फर्क पड़ता है। ज्वालामुखी क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अतिरिक्त दाब को निकालने में सहायता करते हैं। ज्वालामुखी क्या करते हैं, जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर का जो दाब होता है इसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। इन्हें पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रियाओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायता मिलती है। ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या होता है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, तो आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायता मिलती है कि हम देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं, इनके बारे में सहायता मिलती है जानने के बारे में। फिर आता है बेसाल्ट लावा से बनी चट्टानों की, क्या बेसाल्ट लावा से बनी चट्टानों के अपक्षय या टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट लावा होता है, बेसाल्ट लावा की चट्टानें जब टूटती है, अपक्षय होता है, तो इससे काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए बढ़िया होती है। क्या होती है, काली मृदा क्या होती है, कपास की खेती के लिए बढ़िया होती है, उपयोगी होती है। ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने वाली चट्टानों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं तो उन चट्टानों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ अत्यधिक उपयोगी होती है, जैसे हमारी इससे झीलें बनती हैं, जैसे हमारी कालडेरा झील थी, आसो झील थी, तो ये बहुत सारी झीलें होती हैं। द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे मोनोलोवा द्वीप है, जैसे करके द्वीपों का निर्माण होता है, तो ये द्वीप भी बहुत लाभदायक होते हैं। द्वीप बनना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात होती है। ज्वालामुखी क्षेत्रों से निकलने वाली जो भाप है इसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जो इससे निकलने वाली भाप है इससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा। ज्वालामुखी क्षेत्रों से गंधक युक्त गर्म जल निकलता है। क्या, गंधक युक्त गर्म जल निकलता है जो चर्म रोगों के इलाज में सहायता करता है। तो हमने देखा था सोलफतारा, सल्फरयुक्त और मरफटा, ये हमारे कार्बनिक जल था, तो इससे क्या चर्म रोगों के इलाज में सहायता मिलती है। तो ऐसे करके ज्वालामुखी के बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसा नहीं फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जैसे नकारात्मक प्रभाव की बात करें, ज्वालामुखी से जान माल की हानि होती है। क्या होता है, ज्वालामुखी से जान माल की हानि होती है। ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान कई जहरीली गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान क्या होता है, कई जहरीली गैसें बाहर निकलती है, जिनसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ये शायद गलत हो गया, लेकिन आप याद रखेंगे, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होगा। ज्वालामुखी गैसों के कारण अम्लीय वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है लावा के साथ, और लावे के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो अम्लीय वर्षा की संभावना बढ़ जाती है इससे। बसाल्ट या क्षारीय लावा तब निकलता है, बसाल्ट या क्षारीय लावा तब निकलता है जब निकलता है तो ये विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और उस क्षेत्र को नष्ट कर देता है। तो क्षारीय लावा क्या है, आपको ये तो पता ही है, अम्लीय लावा तो कम दूरी तक फैलता है, लेकिन क्षारीय लावा बहुत ज़्यादा दूरी तक फैल जाता है और वहाँ फैलकर जितना भी एरिया है उस सारे के सारे एरिया को नष्ट कर देता है। महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भव के होने पर, जो महासागरीय क्षेत्र है तो महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भव होता है और उद्भव होने पर जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इतना गर्म पानी उन जीवों के लिए नुकसानदायक होता है और वो मर जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, जैव विविधता है इसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे करके हमने इसके फायदे और नुकसान दोनों देखे। अब बात करते हैं दुनिया के अंदर ज्वालामुखी का वितरण। दुनिया के अंदर ज्वालामुखी के वितरण की बात करें तो ज्वालामुखी का वितरण स्केल क्या, विवर्तनिकी के आधार पर दर्शाया जाता है। मतलब विश्व में कौन कौन सी ज्वालामुखी पेटियां हैं उनका निर्माण होता है, परीक्षा में कई बार आ जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, 3 पेटियां हैं, कौन कौन सी है, एक तो परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी,
मतलब महासागर, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ की एक मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये हमारे भूमध्य महासागर है उसके आसपास की, और तीसरी आती है मध्य महासागरीय पेटी जो महासागर के बीच में। तो आप 3 पेटियां हैं, 3 पेटियों के बारे में ठीक से आप इनको याद रखेंगे। पहला आता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सी आती है परिप्रशांत महासागरीय पेटी? तो विश्व की सबसे प्रमुख ज्वालामुखी पेटी। ये क्या है? विश्व की सबसे प्रमुख ज्वालामुखी पेटी। ये विश्व गलत शब्द हो गया, सभी जगह गलत होता जा रहा है, तो थोड़ा आप इसको एडजस्ट करें। तो श से शलजम है ना, यही गलत हो रहा है, ये श से शलजम आधा पूरा श गलत हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यह पेटी है ना, तो यह पेटी विश्व में के लगभग 2/3 ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। इस पेटी में, इस क्षेत्र में क्या होते हैं? दुनिया के 2/3 ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। ये पेटी क्या अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित होती है। ये पेटी क्या परिप्रशांतीय की बात करें तो अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित होती है। यहाँ विस्फोट ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। क्या होते हैं? विस्फोट तो होते हैं, लेकिन कैसे? खतरनाक वाले, ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी वाली पेटी है, इसलिए इसे प्रशांत महासागरीय अग्निवलय भी कहते हैं। ये क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी वाली पेटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागरीय अग्निवलय भी कहते हैं। इस पेटी में उत्तरी अमेरिका मतलब हुड शास्ता, इस पेटी में क्या उत्तरी अमेरिका मतलब हुड शास्ता की बात करें। दक्षिण अमेरिका में कोटोपैक्सी, चिम्बरानो, अकोंगुआ, जापान का फ्यूजिसान, फिलीपींस का माउंट ताल, जापान का फ्यूजिसान और फिलीपींस का माउंट ताल, ये ज्वालामुखी हमारे परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आते हैं। हम एक बार चित्र में दिखा देते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी ये वाली है, ये सारी ये वाले परिप्रशांत महासागर मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ वाली है। दूसरी आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। दूसरी कौन सी आती है? मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो ये ज्वालामुखी की दूसरी प्रमुख पेटी है। इस पेटी क्षेत्र में वह ज्वालामुखी उद्भव होता है जहाँ प्लेटों के बीच में जल स्थित हो, प्लेटों के बीच में जल स्थित हो। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, अतः यहाँ पे विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होता है। क्या होता है? विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होता है। इस पेटी क्षेत्र में मुख्यतः यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, बर्मा, सुंडा इन प्लेटों का विसरण होता है। और इस पेटी के मुख्य ज्वालामुखी हैं उनका एटना, विसुयस, स्ट्रोम्बोली, बैरन, नाइटकुंडम। तो इस तरह के ज्वालामुखी हैं हमारे मध्य महाद्वीपीय पेटी मतलब महाद्वीप के बीचों बीच वाले आते हैं। फिर आता मध्य महासागरीय पेटी। कौन सी आती है? मध्य महासागरीय पेटी। तो यह पेटी महासागरीय क्षेत्र में अपसरी प्लेट किनारों पर स्थित है। क्या यह पेटी क्या महासागरीय क्षेत्रों में अपसरी जो प्लेट किनारे हैं वहां पे स्थित है। इस पेटी क्षेत्र में मध्यम विस्फोटकता वाले ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। इस पेटी क्षेत्र में क्या होता है? मध्यम विस्फोटकता वाले ज्वालामुखी उद्भव होते हैं। इस पेटी में होने वाले ज्वालामुखी उद्भव से मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। अतः इस पेटी क्षेत्र के प्रमुख ज्वालामुखी हेलेना और आइसलैंड है। कौन कौन से है? हेलेना और आइसलैंड इसके प्रमुख ज्वालामुखी। फिर आता हमारा ज्वालामुखी तप्त स्थल। वह ज्वालामुखी जो प्लेट किनारों पर नहीं बल्कि प्लेट के बीचों बीच भाग में आते हैं उन्हें ज्वालामुखी तप्त स्थल कहते हैं। इन्हें अंतरा प्लेट ज्वालामुखी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अंतरा प्लेट ज्वालामुखी भी कहेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी की उद्भव मेंटल प्लूम मतलब मेंटल में गर्म मैग्मा के ऊपर उठने के कारण जो प्लूम बनता है उसके कारण बनते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या मेंटल प्लूम के कारण बनते हैं। जैसे हमारे हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप है, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण है हिंद महासागर में तो रियूनियन द्वीप है और प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, इसके सबसे अच्छे उदाहरण। फिर आता हमारा पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी। क्या पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी की बात करें तो ये भ्रंश है, तो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी इस क्षेत्र में नूबियन और सोमाली प्लेट के अपसरण के कारण, कौन कौन सी? नूबियन और सोमाली प्लेट के अपसरण के कारण क्या है? इस तरह की पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये हमारी नूबियन प्लेट है, ये नूबियन प्लेट है और ये सोमाली प्लेट है। तो ये हमारे ये यहाँ से इसके पास पास क्या है? बहुत सारी ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह हमने जो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी भी देख ली। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने ज्वालामुखी के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की और एक लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश की। और ये लेक्चर क्या है? आपको परीक्षा में कई प्रकार से नंबर दिलाएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में ये मेन टॉपिक के रूप में, जैसे यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर, और जबकि आरपीएससी के अंदर आरएस की परीक्षा है उसके अंदर भी मेंस के अंदर जो विश्व के भूगोल है उसके अंदर का सबसे खास टॉपिक है। तो इसको इसमें आप बार बार देखिए इनको, तभी चीज़ें जाके याद होगी। रिवाइंड करके देखिए तब जाके याद होगी, और ऐसी चीज़ें आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो आप
इस चीज़ को यदि पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर करने से ही बात बनती है। और यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, ये हमें काफ़ी खुशी होगी यदि आप इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करके हमें यदि किसी भी प्रकार के ऐसे सुझाव देते हैं जिससे हम इसमें क्वालिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो वो कौन-कौन से तरीके हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, संपर्क भी करें। धन्यवाद।